So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss one of the most important topic of our Constitution of India, that is amendment procedure in the Constitution of India, that is Article 368. So let's get started with this topic. इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आर्टिकल 368 को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर द थ्री वेज जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उन थ्री वेज को समझ जाएंगे तो हर एक क्लॉज को डील करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो देयर आर टोटल थ्री वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन: बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम रेटिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट इज द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज पास होते हैं, वही होता है सिंपल मेजोरिटी की दोनों हाउस से वो बिल पास होना चाहिए विद द सिंपल मेजोरिटी, एंड वो असेंट उसमें किसका मिलेगा? हमको प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा। क्या लिखा है? जस्ट लाइक पासिंग अ नॉर्मल लॉ, ओनली 50% मेंबर्स, मतलब 50% प्लस मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, नो स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। जो ऑर्डिनरी लॉज को पास करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस वेयर अ बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस एंड बिकम्स लॉ आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट। अब ये कौन कौन से प्रोविजंस के लिए यूज होता है? तो अगर हमको न्यू स्टेट बनाना है, बाउंड्रीज चेंज करने हैं, कहीं पे नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाने हैं या उसको हटाने हैं, लाइक आर्टिकल 4, 169 एंड 239, इन सब के लिए हम सिंपल मेजोरिटी यूज करते हैं। बात आती है स्पेशल मेजोरिटी की। सो स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है, ये मेन मेथड है हमारे 368 का। इसमें होता है कि टोटल मेंबरशिप का हमको मेजोरिटी चाहिए, जितने भी टोटल मेंबरशिप। अब ये टोटल मेंबरशिप क्या होता है ये भी अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। अब टोटल मेंबरशिप क्या होता है कि वो पूरे नंबर ऑफ पर्संस जो उस हाउस को कंप्राइज कर रहे हैं, वो उस पूरे हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं, भले वो प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो, वो सीट वेकेंट हो, फिल्ड हो, डजेंट मैटर, उस पूरे हाउस के जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको कहेंगे टोटल मेंबरशिप। लाइक राज्यसभा अगर हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें टोटल मेंबरशिप कितना है? 250 है। तो ये क्या हो गया? इसका टोटल मेंबरशिप। तो इसका हमको मेजोरिटी चाहिए 250 का मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट होकर के वोट दे रहे हैं। क्लियर? ये हम किस किस के लिए यूज करते हैं? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को अमेंड करने के लिए और मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो भी फेडरल नेचर के नहीं है उनको हम कैसे अमेंड करेंगे? बाय स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर? और इसके अलावा जो सिंपल मेजोरिटी था वो हम देखे कि फॉर चेंजिंग बाउंड्रीज, फॉर चेंजिंग नेम्स, फॉर मेकिंग और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके लिए हम सिंपल मेजोरिटी यूज करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्पेशल मेजोरिटी से ही होते हैं। क्लियर? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूला को याद रखना है, दिस इज very important. Clear? Moving towards third way to amend the constitution, that is with the consent of state legislature, कि हमको 50% से ज्यादा, मतलब 50% स्टेट का कंसेंट चाहिए अगर हम किसी भी फेडरल नेचर के सब्जेक्ट को अमेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या लिखा? यूज्ड व्हेन फेडरल स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड। क्लियर? स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट चाहिए प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 28 अगर स्टेट है हमारे पास तो उसका हाफ 14 होगा, 14 स्टेट का अप्रूवल हमको चाहिए रहेगा। रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ये सारे मैटर्स इसमें आ जाते हैं। जो भी फेडरल नेचर के मैटर्स हैं जिसमें सेंटर स्टेट दोनों का रोल रहेगा, तो उसके लिए हमको स्टेट का भी चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा मेजोरिटी जा रहा है, तभी मतलब तभी वो हमारा अमेंड होगा। तो दिस इज द थ्री वेज कि कैसे कैसे हमारा अमेंड हो सकता है: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द कंसेंट या विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? अब आते हैं क्लॉज बाय क्लॉज, हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 368 को। पहला क्लॉज कहता है कि ये तीन चीजों का सोल्यूशन देता है। हु, कौन अमेंड करेगा? तो कौन अमेंड करेगा? पार्लियामेंट अमेंड करेगा। हाउ, कैसे अमेंड करेगा? तो वो तीन तरीकों से अमेंड कर सकता है। ठीक है? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ स्टेट। क्या क्या वो कर सकता है? वो अमेंड में अब क्या क्या पावर्स उसके पास आते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स क्या क्या है उसके पास? तो वॉट में हमारे पास है
लेट मी राइट हियर व्हाट, 3 चीजों का आंसर दे रहा है, मैंने कहा था ना। तो व्हाट क्या क्या कर सकता है अमेंडमेंट में, तो ये कर सकता है एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, चीजों को ऐड कर सकता है, चीजों को चेंज कर सकता है और चीजों को रिमूव भी कर सकता है, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। अब ये प्रोसीजर क्या है, तो ये प्रोसीजर ही है हमारा हाउ, और ये हाउ क्या था हमारा, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। क्लियर, क्लॉज 1 क्लियर। अब आता है प्रोसीजर, इसलिए मैंने कहा था कि पहले उसको एक बार समझ लीजिए तो फिर आगे का चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आता है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। तो पहला तो वही सिंपल मेजोरिटी की बात हुई है यहाँ पे कि बिल इंट्रोड्यूस इन द आइदर ऑफ द हाउस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, पास बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इट शुड बी पास्ड बाय ईच हाउस, है ना, बिल शुड बी पास्ड इन ईच हाउस। इसका मतलब ये है कि सेपरेटली इसको पास करना है, ऐसा नहीं कि अगर सेपरेटली पास कर रहे हैं और उसमें मेजोरिटी नहीं आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, जॉइंट सिटिंग करके उसको मेजोरिटी से पास कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ईच हाउस का मतलब होता है कि सेपरेटली पास करना है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। क्या कहीं लिखा है आर्टिकल 368 में जॉइंट सिटिंग की बातें नहीं लिखी है, वहां पे क्या लिखा है, इट शुड बी, द बिल शुड बी पास्ड बाय ईच हाउस, ठीक है, सेपरेटली। सेपरेटली वर्ड इज नॉट यूज्ड, बट द वर्ड यूज्ड इज दैट ईच, इसको याद रखना है, ठीक। प्रोवाइजो ऑफ क्लॉज 2 हमारा जो है वो बताता है स्टेट रेटिफिकेशन कब रिक्वायर्ड रहता है। तो कब रिक्वायर्ड रहता है, जब वो अमेंडमेंट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो अमेंडमेंट रिलेटेड होता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो हमको किसका अप्रूवल चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल चाहिए रहेगा। किन मैटर्स में, लाइक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, 7th शेड्यूल, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो स्टेट रेटिफिकेशन, इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है, कि 2/3 majority plus ratification of half of the states. Next is क्लॉज 3 कहता है, ये अब याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्या कहता है आप समझते हैं और इसके आगे केस लॉ भी डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13, ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल सॉरी क्लॉज 3 हमारा आर्टिकल 368 का, वो क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज लॉ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम लॉ नहीं कंसीडर करेंगे, दैट इज अमेंडमेंट ओनली, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉज दैट कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, बट क्लॉज 3 कहता है कि दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर, आगे और क्लियर होगा, देखते हैं कैसे, थ्रू इंपॉर्टेंट केस लॉज। पहला केस लॉ आता है हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अभी क्लॉज 3 की बातें चल रही हैं, ठीक है, 368 क्लॉज 3 की। शंकरी प्रसाद में हेल्ड हुआ था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सज्जन सिंह में भी वही हेल्ड हुआ था कि हाँ, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। टर्निंग पॉइंट आता है हमारा आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पूरे के पूरे लॉ को, मतलब पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 368 प्रोसीजर है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इट्स सिटीजन, वी द पीपल ऑफ इंडिया को क्या गारंटी कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, अगर आपको उसको अमेंड करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, ये चीज हमारा आईसी गोलकनाथ में हुआ था कि हाँ, अभी तक थे शंकरी और प्रसाद और सज्जन सिंह में था कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो। अब हो रहा है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड, बिकॉज 368 प्रोसीजर एंड फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम। 24th अमेंडमेंट 1971 आता है, जिसमें हुआ कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट्स व्हिच मींस, अब इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ना बाद में क्लियर होगा, कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसको हम लॉ की तरह कंसीडर नहीं करेंगे, जो कि डेफिनेशन जो दिया हुआ है आर्टिकल 13 में। फिर आता है हमारे पास केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को बैलेंस किया और यहाँ पे हमारा आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि पार्लियामेंट पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर, वो जो ईंट है, ये जो ईंट यहाँ पे बने हुए हैं, इन ईंटों को नहीं हिलाना है। अब ये ईंट क्या होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि व्हाट आर दोस बेसिक स्ट्रक्चर, हु विल डिसाइड,
सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। अब इन ईंटों में से कुछ ईंटों के बारे में मैंने यहाँ लिखा, मतलब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब क्या है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ईंट है, छोटे छोटे ईंट है, जिसको अगर आप इसमें से एक भी एलिमेंट हटाए कॉन्स्टिट्यूशन तबाह हो जाएगा, जो बिल्कुल भी हमारा ये एम तो है ही नहीं, है ना। हमारे लेजिस्लेचर का ये इंटेंट थोड़ी है कि आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिला डालो, है ना। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द थ्री पिलर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, आफ्टर केशवानंद भारती भी केसेस आए लाइक इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जिसमें हेल्ड हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ही हमारा जो क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 है वो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि इसमें क्या हेल्ड हुआ था। पार्लियामेंट कैन नॉट हैव अनलिमिटेड पावर, क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती है, ये चीज इसमें वापस से रिट्रेट किया गया था। देन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। आयर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की क्या हो गया था ना कि जब ये हेल्ड हुआ केशवानंद भारती में कि पार्लियामेंट सब चीज अमेंड कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकती है, तो पार्लियामेंट क्या करने लगी कि सारे लॉज को 9th शेड्यूल में डाल दिए जा रही थी, और 9th शेड्यूल में कोर्ट का पावर नहीं था कि वो 9th शेड्यूल को जुडिशियल रिव्यू कर सके। तो फिर ये डिक्लेयर किया गया कि नहीं, ये तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है, आप हर लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दे रहे हो, ये तो लूप होल निकल गया। तो फिर क्या हुआ कि इसमें यही हेल्ड हुआ था आयर कोहिलो में कि 9th शेड्यूल को भी आप चैलेंज मतलब कर सकते हो, ठीक है। इवन 9th शेड्यूल लॉज कैन बी चैलेंज इफ दे डैमेज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। So Parliament can amend the Constitution under Article 368 but cannot destroy its basic structure, and Article 13 does not apply to amendments. Okay, after 24th amendment, that is in 1971. So this is all about amendment of Constitution in India from my side. I hope कि आपको बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से समझ आया होगा. So if any doubt, please comment. Till then, bye bye.